अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ेबनामा। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले इंडिया का एक मिशन चंद्रयान 2 नामी चांद के ऊपर क्रैश हो गया है। क्रैश लैंडिंग हुई है। ये पहला मिशन था जो जिसने चांद पे उतरना था और बाकायदा वहाँ पे जो पानी दरियाफ्त किया गया था चंद्रयान 1 की तरफ से। तो एक तो उस सोर्स के हवाले से मज़ीद मालूमात लेनी थी और इसके अलावा ये डिसाइड करना था कि अगर मुस्तकबिल में इंसान कभी चांद के ऊपर लैंड करेगा और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाएगा तो वो कौन सी जगह होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ पे पानी मौजूद होगा तो इंसान वहाँ पे लाजमी जाएगा। जैसा मरीख के ऊपर अब हमें पानी मिल चुका है तो वहाँ पे इंसान लाजमी जाके अपने डेरे डालेगा मुस्तकबिल में और वहाँ पे तहकीक करेगा, क्योंकि हमें जो लगता है वो ये लगता है कि जहाँ पे पानी मौजूद होगा वहाँ पे लाइफ मौजूद होगी। तो अगर किसी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमें चांद पे या मरीख के ऊपर मिल जाते हैं तो एक किस्म की वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि भाई कायनात के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे लाइफ मौजूद है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का जो एक बैरियर है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकती। इस बैरियर की वजह से हमें कायनात लाइफ से खाली दिखाई देती है। हो सकता है आज से हमसे जो 1 अरब नूरी साल दूर जो गैलेक्सीज़ हैं वहाँ पे हमारी जैसी कोई लाइफ हो सकता है कि मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उन्हें भी हमारी जो इस गैलेक्सी है, जो हमारा सूरज है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं दिखाई दे रही होगी, लिहाजा वो भी समझ रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे किसी किस्म की लाइफ मौजूद नहीं है। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट का बैरियर है ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्स जो है वो खाली दिखाई देती है। तो अब जब हमें चंद्रयान 1 के ज़रिए पानी का हमें मालूम हो गया कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, तो इंसान वहाँ पे जाके डेरे डालेगा, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाएगा। और क्योंकि लाइफ के लिए सबसे जो बेसिक एलिमेंट है वो पानी है। अगर आप देखें अगर हम चांद पे जाते हैं वहाँ पे पानी मिल जाता है तो हम वहाँ पे पौधे भी उगा सकते हैं। हम बाहर यानी ओपन फ़िज़ा में तो नहीं उगाएंगे, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाएंगे। हम जो बेस कैंप्स हैं उसके अंदर पौधे भी उगाएंगे, वहाँ पे हम बाकायदा रहेंगे, वहाँ पे तहकीकात की जा सकती हैं। तो इस वजह से ये जो चंद्रयान 1 की डिस्कवरी थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो चंद्रयान 2 जो है वो इसी मिशन से एसोसिएट था और चंद्रयान 2 ने वहाँ पे जाके मज़ीद तहकीकात करनी थी। यही वजह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो उदास है, वो परेशान है कि ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है। अब बतौर पाकिस्तानी हमारा क्या रवैया होना चाहिए था और हम किस रवैये का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इस वाले से आज बेसिकली बात करनी थी। कि आपको मालूम है कि हमारे जो साइंस मिनिस्टर हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनका बड़े ही मज़ाक़ियाखेज़ ट्वीट्स सामने आए, ठीक है, जिसका पाकिस्तान के अंदर से भी जिनको कंडेम किया गया और पाकिस्तान से बाहर भी कंडेम किया गया, क्योंकि जो साइंटिफिक अप्रोच का हामिल इंसान है वो इस मिशन की जो ख़ुसूसियात थी उससे वो वाकिफ़ था और हमें मालूम था कि अगर ये मिशन वहाँ पे लैंड हो जाता है तो ठीक है, आपके जो तनाज़ात हैं पाकिस्तान इंडिया के मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन इन तनाज़ात को हमें अस्करी और सियासी महाज पे हल करने की ज़रूरत है। साइंसी महाज इसके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपने इन तनाज़ात को साइंसी महाज पे लेकर आएंगे तो यकीन करें दुनिया हमारा जो है दुनिया को इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। हमारी तो ऑलरेडी साइंटिफिक अचीवमेंट्स तो मतलब इस तरह की कोई है नहीं। हमने ऑलरेडी बदर 1 बदर 2 जो बनाया वो हमने चाइना से कहा और चाइना को हमने मतलब स्पेशल हमने रिक्वेस्ट करके और हमने फंडिंग करके चाइना ने हमारी मदद की, चाइना से ही लॉन्च हुआ और उस पर पाकिस्तान का झंडा छपा हुआ था। जबकि अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर 28 ममालिक जो हैं अब तक तकरीबन 250 सैटेलाइट्स इंडिया के ज़रिए खला में भिजवा चुके हैं और ये इंडिया के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा कामयाब सैटेलाइट्स खला में भेजने का। इसके बाद चंद्रयान 1 नामी जो मिशन था उसने जब पानी डिस्कवर कर लिया तो उससे उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा एतमाद हो गया दुनिया को। उसके बाद आपको मालूम है 2014 के अंदर मंगलयान 1 नामी एक मिशन भेजा गया था मार्स की तरफ और उसके अंदर यह था कि मार्स के गिर्द एक सैटेलाइट भेजी थी इंडिया ने और उस मिशन के अंदर इंडिया ने ये रिकॉर्ड बनाया कि 8 अरब पाकिस्तानी रुपए के अंदर वो मार्स के ऊपर पहुंच गए थे।
سیم اسی آپ اگر چندریان 2 کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر ان کے 20 ارب پاکستانی روپے تقریباً خرچ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ میٹرو، میں مطلب سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر آپ اس کو ہمارے یہاں پہ ہونے والے خرچوں سے اگر آپ کمپیئر کریں، پشاور میٹرو پہ تقریباً ہم 100 ارب پاکستانی روپے خرچ کر چکے ہیں. جو گرین لائن اورنج لائن ٹرین جو بن رہی ہے اس کے اوپر ہمارا اس سے بھی زیادہ خرچ ہو چکا ہے پیسہ. تو اگر ہم یہ کمپیریزن میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 20 ارب پاکستانی روپے کے اندر، 20 ارب روپے کے اندر اگر وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ چاند کے اوپر، تو یہ ہر ملک اس کا مطلب ہے وہ مطلب یہ کر سکتا ہے. یہ کوئی اگر دیکھا جائے ان مالک کے حساب سے کوئی بہت بڑی ویلیو نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو انڈیا کی آبادی کے اوپر آپ ڈیوائڈ کریں تو 6 روپے فی بندہ کے حساب سے ان کو یہ نقصان ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بھی اچھا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں. اب بطور پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بطور پاکستانی یہ کرنا چاہیے، ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں اور کشمیر کا ایشو ہے، جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ہمیں سیاسی اور عسکری محاذ پہ لڑنا پڑے گا. سائنسی محاذ پہ ہمیں ان کا مقابلہ یہ ہرگز ہمیں حصہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وہ نہیں پہنچ سکے تو ہم جی خوشی کی شادیانے بجائیں. ہمیں بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ اگر پہنچ چکے ہیں تو ہمیں اپنے حکام بالا سے سوال کرنا چاہیے کہ جو اسپارکو ہے اتنے عرصے سے بنا ہوا ہے ایک ادارہ، اور ایون انڈیا کا جو اسپیس پروجیکٹ ہے اس سے بھی پہلے ہمارا اسپارکو وجود میں آ گیا تھا، تو آج تک ہم نے کیا اچیومنٹ کی ہے؟ ہم نے بدر 1 بدر 2 جو ہم نے بھجوائے ہیں وہ بھی ہم نے چائنا سے ریکویسٹ کی ہے اور بھجوائے ہیں. تو ہم کیوں اس ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے ہیں؟ ہمیں اپنے حکام بالا سے یہ چیزیں پوچھنی چاہیے. ہمیں اسپیس اگر ہم نے سائنسی لحاظ سے مقابلہ کرنا ہے کسی بھی ملک کا، تو ہمیں پھر سائنسی انوینشنز اور ہمیں اس میدان میں آ کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو. یہ بھی ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سائنسی دریافتوں کو، سائنسی مشنز کو آپ کسی ایک ملک کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. جیسے چندریان 1 کی میں مثال دیتا ہوں کہ چندریان 1 نے جب پانی ڈھونڈا تو اس کا فائدہ تمام انسانیت کو ہوا. اس کا فائدہ کسی ایک ملک کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوا تو یہ بہت غلط ہے. اس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوا، اور ہمیں ایک وے ملا کہ بھئی اگر ہم مستقبل میں جو ہے ہم اسپیس مشنز اگر بھیجیں گے تو ہم نے یہاں پہ لینڈ کرنا ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ اگر چاند کی اس جگہ پہ پانی موجود ہے تو پاسبل ہے کہ وہاں پہ لائف بھی موجود ہو، کیونکہ اورٹ کلاؤڈ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ نظام شمسی کے اندر جو لائف ڈیولپ ہوئی ہے، اب ہمیں جو لگتا ہے وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نظام شمسی کے کناروں سے یا نظام شمسی کے باہر سے کہیں سے آئی تھی. تو اور وہ آئی تھی ان برفیلے پتھروں پہ اور پانی کے ساتھ مل کے وہ آئی تھی. تو یہاں پہ زمین پہ اس کو پنپنے کا موقع ملا. مریخ پہ بھی ایسے حالات تھے، وینس پہ بھی ایسے حالات تھے کہ وہ پنپ سکے. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ ان سیاروں پہ پہلے کبھی لائف موجود رہی ہوگی، لیکن آج وہ سیارے بالکل جو ہے بنجر ہو گئے ہیں. وینس جو ہے آگ کا گولہ بن چکا ہے. تو یہ جو تحقیقات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کیا کرنا پڑے گا کہ مستقبل میں ہمیں اسپیس مشنز لانچ کرنے پڑیں گے. انسان کو انٹر پلانیٹری مخلوق بننا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ بہت اہم مشن تھا. ہمیں بطور پاکستانی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کی اچیومنٹ کو جو ہے تسلیم کرنا چاہیے. اگر ہم کسی ایشو کی وجہ سے اگر ہم ان کی اچیومنٹس کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا تو ان کی اچیومنٹس تسلیم کر رہی ہے، تو ہم جو ہے خود بخود ایک آئسولیشن کی طرف ہم چلے جائیں گے. ہم اپنے آپ کو دنیا سے آپ کنارہ کش کر لیں. جو نوجوان نسل موٹیویٹ ہو رہی ہے تو اس کی وہ موٹیویشن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت، چین، امریکہ، روس کو اپنی غربت پہ بھی دھیان دینا چاہیے. سب کچھ صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی غربت کی وجہ سے سائنٹیفک ریسرچز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. ان سائنس جو ہر چیز کے لیے ایک بجٹ متعین کیا جاتا ہے اور اس حساب سے آگے جایا جاتا ہے. مون لینڈنگ کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے جی وہ جا کیوں نہیں رہے؟ تو جب انہیں کہا جاتا ہے جی وہ بجائے اس کے کہ چونکہ 1-2 مرتبہ چاند پہ جا چکے ہیں، جا کے قدم رکھ آئے ہیں، اب انسانوں کو چونکہ بھیجنا بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اگر آپ رپورٹ بھیجتے ہیں، اب جیسا یہ مشن تھا، اب
इंडिया का क्रैश हुआ, अगर इसके अंदर कोई इंसान होता तो इनको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता, और इसके अलावा भी अगर क्रैश हो जाता तो एक नुकसान अलग था। लेकिन रोबोटिक मिशंस का ये होता है कि अगर वो क्रैश हो जाए तो इतना इशू नहीं होता। अमेरिका के, रूस के, चाइना के अच्छे खासे रोबोटिक मिशंस जो हैं वो क्रैश हो चुके थे जब जाते हैं। तो ये एक आम सी बात है, इसमें कोई किसी किस्म का जो है हल्ला गुल्ला करने वाली या खुशियाँ मनाने वाली बात हरगिज़ नहीं है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को बढ़ाना है। साइंसी लिहाज से अगर हमने मुकाबला करना है तो हमने फिर साइंटिफिक अचीवमेंट्स को जो है आगे लेके आना है, हमने इन्वेंशंस करनी है, हमने इस लिहाज से जो है बकाया को साइंसी मैदान में शिकस्त देनी है। बकाया जो जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे, उन्हें हम सियासी और अस्करी महाज पे लड़ेंगे। साइंसी महाज उनके लिए किसी तौर भी सही नहीं है। इसका अगर हम इन तमाम डिफरेंसेस को हम साइंसी महाज पे लेके आएंगे तो इसका नुकसान एट द एंड हमें ही है, किसी और को नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैंने जब ये बातें सोशल मीडिया पे कहीं हैं लोगों को समझाई हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे तनकीद भी झेलनी पड़ी। कुफर के फतवे, गद्दारी के फतवे, ठीक है, इंडिया चले जाओ, इस तरह की बातें भी सुनने को मिली। ये वही बातें हैं जो इंडिया वाले वहाँ पे कर रहे होते हैं। ये फाशिस्ट जो जहन के हामिल लोग हैं इंडिया के अंदर, वो भी यही करते हैं। वहाँ पे कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करे, कोई कश्मीर के इशू पे बात करे तो कहा जाता है जी आप उठ के जी पाकिस्तान चले जाएं। यही बातें अब मैं यहाँ पे देखना शुरू हो गया हूँ। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें जो भी चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हमें अगर वो कोई अचीवमेंट करता है तो हमें उसको सराहना चाहिए, ना कि हम खुश हों कि भाई वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा अगर सीढ़ी पे चढ़ के आखिरी सीढ़ी पे जाके अगर गिर जाता है तो हम बैठ के हंसना शुरू हो जाएं, हालांकि हम तो सीढ़ी पे हमने अभी तक चढ़ना भी नहीं सीखा। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि चांद हमसे तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर है, और ये जो मिशन है सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था चांद पे लैंड करने से। 2 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके ये इसका राब्ता मुनक़ता हो गया और ये क्रैश हो गया। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्रैश की, लेकिन 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब कोई मशीन किसी चीज़ से टकराएगी, एक ट्रक अगर टकरा जाता है किसी 180 की रफ्तार से अगर किसी भी चीज़ से, तो ज़ाहिर बात है वो उसके पुर्जे जो है ना पुर्जे हो जाते हैं। तो 180 की रफ्तार से ये उसकी जो लास्ट रफ्तार थी वो 180 किलोमीटर पर आवर थी, जिसका ये मतलब है कि ये सब क्रैश हो चुकी होगी। तो लिहाजा हमें जो है देखना चाहिए कि यानी इंतहाई नज़दीक पहुंच के वो नाकाम हुए हैं। तो इस वजह से किसी किस्म की इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। हमें जो है बल्कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि साइंस के हवाले से हम मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ अपने एनवायरनमेंट में, और हम कोशिश ये करें कि हमने अगर मुकाबला करना है तो हम जुगतबाजी में नहीं बल्कि हम साइंटिफिक अचीवमेंट्स के वजह से हम इनका मुकाबला करें। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था पैगाम वो पहुँच गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।